वेलकम टू आवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के एमसीक्यू कवर करेंगे। दिस इज पार्ट 2। जैसा कि जिन स्टूडेंट ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया होगा उन सभी को पता होगा कि ये जो सारे एमसीक्यू हैं हमने किस बुक से लिए, परीक्षा मंथन। देखिए बुक काफ़ी अच्छी है, मैं रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, यानी कि अगर कोई भी टॉपिक कंप्लीट करा या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करा उसके बाद अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए कि आप उस टॉपिक से कितना जानते हैं, उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी बुक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड स्टार्टिंग में और एंडिंग में थोड़ी सी मैं बुक की क्लिप डाल दूंगा जिससे आप सभी को वो बेनिफिशियल रहे। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 26। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज to an arbitration proceedings in respect of number of arbitrators, there shall be the correct option A, one arbitrator। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? देखिए पार्टीज ने एग्रीमेंट में नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स मेंशन नहीं करे, यानी कि ए एंड बी ने क्या बनाया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया कि हम कोर्ट्स नहीं जाएंगे, हम क्या करवाएंगे, अगर हमारा डिस्प्यूट हुआ हमारे बीच में तो हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। बट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में उन्होंने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर डिसाइड ही नहीं करे कि वो कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स को क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन के लिए अपॉइंट करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, एक आर्बिट्रेटर क्या करा जाएगा, अपॉइंट करा जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। द आर्बिट्रेशन अवार्ड्स rendered in arbitration proceeding commended before the coming into force of the Arbitration Conciliation Act 1996। कोई भी जो भी हमारे आर्बिट्रेशन अवार्ड्स थे जो रेंडर्ड करे गए थे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में बिफोर द कमिंग इनटू फोर्स, यानी कि हमारा जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है 1996 उसके फोर्स एनफोर्समेंट से पहले जो भी आर्बिट्रेशन अवार्ड है रेंडर्ड करे गए हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में, वो कैसे चैलेंज होंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। are to be challenged as per the provision of the Arbitration Act 1940। क्यों? क्योंकि उसमें देखिए जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है, कंसिलिएशन एक्ट 1996, वो जो अवार्ड्स आए हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में वो बिफोर एनफोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 से पहले आए हैं। तो वो चैलेंज किससे करे जाएंगे, एज पर द प्रोविजन ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 ओनली अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। अगर पार्टीज ने एग्री करा होगा कि वो 1996 से करेंगे आगे इन फ्यूचर में तो वो 1996 से हो जाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28। इन द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स वेयर अ पार्टी फेल्स टू अपीयर एट एन ओरल हियरिंग और फेल्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान कोई भी पार्टी क्या हो रही है, फेल हो रही है अपेयर करने में, किस में, ओरल हियरिंग्स में, और प्रोड्यूस करने में, किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस करने में क्या हो रही है, फेल हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैज़ पावर टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स एंड टू गिव इट्स अवार्ड। अब देखिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की तो कोई गलती नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, अब ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो ए है वो अपेयर ही नहीं हो रहा ओरल हियरिंग में, और ना ही वो क्या कर रहा, प्रोड्यूस कर रहा कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो यहाँ फॉल्ट किसका, ए का फॉल्ट है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास क्या है, पावर है कि वो क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग्स को क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है और क्या कर सकता है, अवार्ड पास कर सकता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 29। ए नॉमिनेशन ऑफ एन आर्बिट्रेटर इज मेड अ पर्सन हु इज हिमसेल्फ इनएलिजिबल टू एक्ट एज arbitrator under section 12 subsection 5 read with the 7th schedule to the arbitration conciliation act 1996 in such a case। अगर हम इस केस के बारे में बात करते हैं तो जो नॉमिनी होता है वो कैसे एक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, किसकी तरीके से, आर्बिट्रेटर की तरीके से एक्ट नहीं कर सकता। और जो नॉमिनेशन होता है ऐसा नॉमिनेशन को हम क्या कहते हैं, वाइड एब इनिशियो कहते हैं। इसलिए हमारा ए एंड बी पॉइंट दोनों क्या है, करेक्ट है। तो सी पॉइंट क्या हो गया, सही हो गया, बोथ ए एंड बी। क्लियर? क्योंकि देखिए डी पॉइंट तो क्या कह रहा है, नॉमिनेशन वैलिड होता है, नॉमिनेशन वैलिड होता ही नहीं। इस केस में क्या होता है, नॉमिनेशन क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि इनिशियल स्टेज से क्या होता है, वॉइड होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 30। अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट कमेंस ऑन द डेट। अब देखिए अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होती है, अगर पार्टीज ने कुछ भी एग्री नहीं कर रखा तो इन जनरल रूल के बारे में बात करते हैं तो कब स्टार्ट होती है हमारी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, यानी कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कब स्टार्ट होती है। ऑन अ रिक्वेस्ट फॉर द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रेस्पोंडेंट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 31। द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सभी को पता है, वी ऑल नो दैट कि जो हमारा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल रहता है वो बाउंड नहीं होता किससे, सीपीसी से और एविडेंस एक्ट से। क्लियर? Question number 32. After the arbitral award is made, each party shall be delivered
अब देखिए आर्बिट्रल अवार्ड पास हो जाता है तो उसके बाद ईच पार्टी को मतलब दोनों ही पार्टी को क्या मिलता है, साइन कॉपी मिलती है किसकी, उस अवार्ड की, क्लियर, और वो बाइंडिंग हो जाती है पार्टीज पे, क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The arbitral tribunal may correct any computation error, any clerical error, and other error of a similar nature occurring in the award on suo motu। अगर देखिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, कोई भी एरर आई है उसे करेक्ट कर सकती है विद इन 30 days, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 34, विच सेक्शन ऑफ द 1996 arbitration act permits the party to engage in conciliation process even while the arbitral proceeding are on। अब देखिए किस सेक्शन के तहत जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है 1996 वो परमिट करता है कि पार्टीज किस चीज में एंगेज हो सकती हैं, कंसिलिएशन प्रोसेस में एंगेज हो सकती हैं इवन वाइल द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर ऑन, यानी कि ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स किस सेक्शन के तहत आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 में पार्टीज किस में एंगेज हो सकती है, कंसिलिएशन प्रोसेस में, एज पर सेक्शन 30। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, ए ऑप्शन सेक्शन 30। Question number 35. An application for setting aside the arbitral award is filed under section 34। क्लियर क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कई क्वेश्चन तो आप ना डायरेक्ट एक बार पढ़ लेंगे ना, बस एक बार रीडिंग लगा लीजिए किस सेक्शन में क्या है, काफ़ी चीज़ें तो आपकी वहाँ से ही क्लियर हो जाएंगी, क्लियर बच्चों। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, सेक्शन 36। अच्छा क्वेश्चन है। द पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट आर रेसिडेंट्स ऑफ लखनऊ एंड कोलकाता। अब देखिए दो पार्टीज हैं आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट में, कौन कौन सी, ए एंड बी। अब ए कहाँ की है, लखनऊ की है, बी कहाँ की है, कोलकाता की है। द कॉन्ट्रैक्ट वाज परफॉर्म्ड एट वाराणसी। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहाँ परफॉर्म्ड हुआ है, वाराणसी में। द पार्टीज अग्रीड दैट द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स विल बी कंडक्ट एट न्यू दिल्ली। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब उन्होंने पार्टीज ने एग्री कर रखा है अपनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कहाँ कंडक्ट होगी, दिल्ली में होगी, तो आपको क्या पता चल गया, डायरेक्ट आंसर क्या है, दिल्ली है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कई बार ना क्वेश्चंस में डिफरेंट जगहों के नाम लिखते हैं, जैसे अगर आप नेगोशिएबल पढ़ेंगे ना आगे तो कई बार आपको डिफरेंट जगहों पे नाम लिखेंगे। जैसे चेक के केसेस में बहुत कि चेक कहाँ डिपॉजिट हुआ, कहाँ से लिया गया, कहाँ, तो काफ़ी ना डिफरेंट चीज़ कंफ्यूज करने के लिए। बट आपका ना ध्यान का होना चाहिए कहाँ वो डिपॉजिट हुआ, तो मेन फैक्ट पे ध्यान रखना, कंसेप्ट से मत भागना। अगर आपके कंसेप्ट और बेसिक्स क्लियर है ना बच्चों, तो फिर आपको कोई भी क्वेश्चन हिला नहीं सकता, क्लियर। Question number 37. The petitioner in a petition under section 34 of the Arbitration Conciliation Act 1996 showed that another method of the calculating damages was preferable than the one adopted by the arbitrator. The court must dismiss the petition. इस केस में क्या करेगी कोर्ट, क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी petition को, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38. On the very filing of a petition under section 34 of the Arbitration Conciliation Act 1996 for setting aside arbitral award in an arbitral proceeding which was commenced after 23 October 2014। देखिए यहाँ क्वेश्चन देखना उन्होंने ट्रिक किस तरीके से चली है। इस सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारा आर्बिट्रल अवार्ड है वो क्या होगा, इट रिमेन्स एग्जीक्यूटेबल, क्लियर बच्चों। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। The correct option is arbitral award remain executable unless execution thereof is stayed by the court before such petition is filed. Question number 39. An arbitral award may be set aside by the court if it is a conflict with the public policy of India, a party was under some incapacity, C option it is passed on a local incapacity। तो correct option क्या होगा, D होगा, A and B। A और B पॉइंट क्या कहता है, अगर देखिए कोई भी जो हमारा आर्बिट्रल अवार्ड है वो कन्फ्लिक्ट हो रहा है किसके साथ, पब्लिक पॉलिसी के साथ, इंडिया की, तो वो क्या हो जाएगा भैया, सेट असाइड कर देगी उसे कोर्ट, क्लियर। उस अवार्ड को, आर्बिट्रल अवार्ड को क्या कर देगी, कोर्ट सेट असाइड कर देगी। दूसरा पॉइंट क्या है, अ पार्टी वाज अंडर इन सम इनकैपेसिटी, यानी कि पार्टी क्या है, इनकैपेबल है, इनकैपेसिटी है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, कोर्ट क्या कर देगी, सेट असाइड करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है, बोथ ए एंड बी। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड फॉर सेट असाइड एन आर्बिट्रेशन अवार्ड अंडर सेक्शन 34। तो अब हमें यहां से क्या पता चला इन एमसीक्यू से, सेक्शन 34 भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक के इंपॉर्टेंट सेक्शन में आपसे कहना चाहता हूं तो कौन कौन से हैं, 9, सेक्शन 2, 17, 34, 11 एंड काफी कुछ हमसे क्या पूछा जा रहा है, सेक्शन 7 से भी पूछा जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्लियर बच्चों। एंड 8 को आप ऑल्सो कंसिडर एज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो देखिए कौन सा ग्राउंड हमारा सेक्शन 34 के अंडर नहीं है, इनकैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, अगर पार्टी इनकैपेसिटी है तो क्या है, ग्राउंड है किसका, सेक्शन 34 का, क्लियर। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नॉट बीइंग वैलिड अंडर द लॉ इन फोर्स
सी अवार्ड कंटेंट इज द नॉन मैटर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सबमिशन टू द आर्बिट्रेशन, नन ऑफ दीज। देखिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि बाकी सारे ही जो हमारा ए बी एंड सी है वो क्या है, ग्राउंड है किसके, सेक्शन 34 के। क्लियर। सेपरेट वीडियो डाल रखी है मैंने सेक्शन 34 पे भी और सेक्शन 9 एंड सेक्शन 17 पे भी सेपरेट वीडियो डाल रखी है। तो देखो बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ज़्यादा अच्छे से ध्यान से बेयर एक्ट की लैंग्वेज को बार बार रीड आउट करके पढ़ना। क्लियर बच्चों। कम टू द क्वेश्चन नंबर 41। अंडर द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 एन एप्लीकेशन फॉर सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी मेड बाय द पार्टी आफ्टर रिसीविंग द अवार्ड विद इन टाइम पीरियड। क्या था उसमें, बिल्कुल सही, 3 मंथ। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 42। एन आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी एनफोर्स अंडर सेक्शन 36। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है, जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो किस सेक्शन में एनफोर्स किया जाता है, बिल्कुल सही, अंडर सेक्शन 36। और ये चीज़ मैंने आपको सेक्शन 9 जब मैं आपको समझा रहा था तब भी मैंने आपको बताई थी। सेक्शन 9 क्या करता है, देखो मैं आपको रिवाइज भी करवाता हूँ साथ साथ। सेक्शन 9 क्या करता है, इंट्रीम मेजर बारे में, इंट्रीम मेजर्स के बारे में बताता है, किसके द्वारा, बाय द कोर्ट, इंट्रीम रिलीफ बाय द कोर्ट। फर्स्ट पैरा क्या कहता है कि कोर्ट क्या ले सकती है, इंट्रीम मेजर प्रोवाइड कर सकती है पार्टीज को, कब कब, बिफोर द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग एंड आफ्टर द अवार्ड भी कर सकती है, बट बिफोर एनफोर्समेंट। और वहां पे क्या लाइन लिखी थी, इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 36। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, वहां पे भी मैंने आपको समझाया था कि जब अकॉर्डेंस विद सेक्शन 36 आ गया तो आपको यहां से पता चल गया कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो एनफोर्स किस सेक्शन में होता है, 36 में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43। इन अ पेंडिंग आर्बिट्रेशन केस द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पास्ड एन ऑर्डर फॉर इंट्रीम इंजेक्शन अंडर सेक्शन 17। और 17 में किस बारे में बात करी थी, इंट्रीम रिलीफ बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्लियर, ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, restraining encashment of a bank guarantee. The aggrieved party has the following remedies. Come to the next slide. B option, file application under section 36 of the Arbitration Conciliation Act 1996. अब aggrieved party क्या किस सेक्शन के तहत क्या कर सकती थी, रेमेडी ले सकती थी अंडर सेक्शन 37 ऑफ दिस एक्ट। क्लियर। 44. The bar under section 42 of the Arbitration Conciliation Act is not applicable. तो देखिए अगर हम रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करते हैं अंडर सेक्शन 42 तो वो ए बी सी पॉइंट तीनों में से किसी में नहीं आएगी। एक बार रीड आउट कर लेना, नहीं समझ आता तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 45। पार्ट 2 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 रिलेट्स टू द एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स। जो पार्ट 2 है किस बारे में बात करता है, फॉरेन अवार्ड्स के बारे में बात करता है। और पार्ट 3 किसके बारे में करता है, कंसिलिएशन के बारे में। 3 पार्ट्स में डिवाइड है हमारा आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46। A petition under section 48 the Arbitration and Conciliation Act 1996 against a foreign award must be filed। अगर हम बात करते हैं तो कहां फाइल्ड होता है, हाई कोर्ट में फाइल्ड होता है। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज द कंसिलेटर शैल नॉट एक्ट एज एन आर्बिट्रेटर। यानी कि देखिए जब तक पार्टीज एग्री नहीं करेंगी तब तक कंसिलेटर कैसे एक्ट नहीं करेगा, एज एन आर्बिट्रेटर एक्ट नहीं करता। ये बात सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। बी स्टेटमेंट क्या कहती है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टी द कंसिलेटर शैल नॉट एक्ट एज एन रिप्रेजेंटेटिव और काउंसिल ऑफ अ पार्टी इन एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इन द डिस्प्यूट या इन एनी रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। ये भी बात सही है, जब तक पार्टीज एग्री नहीं करती जो हमारा कंसिलेटर है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनता किसी भी आर्बिट्रल या किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग में। और वो मैटर क्या होना चाहिए, वो किसका सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग का क्या होना चाहिए, वो डिस्प्यूट होना चाहिए। क्लियर। सी ऑप्शन, unless otherwise agreed by the party the conciliator shall not be presented by the parties as a witness in any arbitral or judicial proceeding। तीसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो आंसर क्या आएगा, ऑल द अबव्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 हैज रिप्लेस्ड, अब कौन कौन से करे थे आपको थोड़ी बहुत याद हो तो मैं आपको बता सकता हूँ। 1940 आर्बिट्रेशन एक्ट, और हमारा फॉरेन अवार्ड भी क्या करा था, रिप्लेस करा गया था। और आर्बिट्रेशन एक और एक्ट था 1937। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए जो मैंने आपको बताया था आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को क्या करा था, रिप्लेस करा था 1996 ने। तभी वर्ड क्या हुआ था, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अब कंसिलिएशन वर्ड हमारा ओल्ड एक्ट में नहीं था। क्लियर। तो कोई भी प्रोविजन भी नहीं था कंसिलिएशन का किस एक्ट में, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 में कोई भी कंसिलिएशन का कोई भी प्रोविजन नहीं करता था एग्जिस्ट। क्लियर। बी पॉइंट क्या था, आर्बिट्रेशन एक्ट 1937 को भी रिप्लेस करा था और फॉरेन अवार्ड को भी रिप्लेस करा था 1961। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑल द अबव। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट,
अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट क्या है इन ऑप्शन में से इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, एन आर्बिटल अवार्ड इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहली स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है। बाकी की आगे की भी पढ़ लेते हैं। बी क्या कहता है, एन आर्बिटल अवार्ड मस्ट बी इन राइटिंग। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। जो आर्बिटल अवार्ड होता है वो क्या होता है, राइटिंग में होना चाहिए, साइन करना चाहिए पार्टीज, और उसकी कॉपी किसे मिल जाती है, पार्टीज को मिल जाती है। क्लियर। सी ऑप्शन क्या कहता है, एन आर्बिटल अवार्ड इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड। तो सिंपल सी बात क्या करके डायरेक्टली बता के ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के बारे में, तो वो क्या बताता है, आर्बिट्रेशन अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 50। A civil court before which an action is brought in a matter which is a subject of the arbitration, while referring the parties to the arbitration on application the parties under the आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो इस केस में क्या होगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा सूट को इन टर्म्स ऑफ सेड रेफरेंस। यानी कि अगर सिविल कोर्ट के सामने कोई भी केस आया और पार्टी क्या कहती है, एप्लीकेशन फाइल करती है किस चीज़ की, सेक्शन 8 की, जो क्या कहता है कि हम दोनों के बीच में यानी कि पार्टीज के बीच में क्या है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो पार्टी क्या करती है, रेफर कर देती है आर्बिट्रेशन को। तो सूट क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, नहीं, या डिग्री पास कर दी जाती है सूट की, नहीं। उस केस में क्या करा जाता है, डिस्पोज करा जाता है सूट को इन द टर्म्स ऑफ सेड रेफरेंस। होपफुली आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। स्टूडेंट, ये सारा ही कंटेंट हमने परीक्षा मंथन की बुक से लिया था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं बुक को, परीक्षा मंथन को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एमसीक्यू बेस्ड है और बेस्ट बुक है फॉर इवैल्यूएशन, कि आप एक टॉपिक कंप्लीट करिए, सब्जेक्ट कंप्लीट करिए और उसके बाद अपने आप को इवैल्यूएट करिए एमसीक्यू कर करके, कि मुझे कितना समझ आया टॉपिक से या कितना नहीं आया। तो ये बेस्ट बुक है फॉर इवैल्यूएशन, और टॉपिक वाइज क्या दे रखे हैं, चैप्टर वाइज क्या दे रखे हैं, एमसीक्यूज दे रखे हैं। क्लियर बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी नॉलेज आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। एंड थैंक यू सो मच जो पर्सनली मुझे डीएम करते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे और कमेंट करते हैं। मुझे कमेंट से और डीएम से बहुत मोटिवेशन मिलती है। स्टूडेंट, काफ़ी टायर्ड हो जाता हूँ, बट आपके जो कमेंट्स रहते हैं या पर्सनली कई स्टूडेंट मुझे डीएम करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट।